नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं राजकोट के रमानी कॉन्सेप्ट टॉक में। दोस्तों आप सभी के साथ फिर से मैं एक बार उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। दोस्तों आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप सभी के लिए। दोस्तों देखिए, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूपीएससी के रमानी कॉन्सेप्ट टॉक में। दोस्तों देखिए, प्रीलिम्स के लिए, पीटी के लिए अगर हम लोग देखें तो पीटी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए हर विषय को, हर उस बिंदु को समझना जहां से प्रीलिम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों देखिए, पीटी अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2023 की दे रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आ चुका है 28 मई को। दोस्तों 28 मई को आप सभी का प्रीलिम्स होना है। पीटी प्रथम चरण है दोस्तों, प्रथम चरण जिसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहा जाता है, प्रथम चरण के अंतर्गत आप इसे देखते हैं। और इसके अंतर्गत आप सभी को 100 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडी के होते हैं दोस्तों, और आपका 80 क्वेश्चन जो होता है वो सीसेट का होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये समझना कि कैसे इसमें क्वालिफाई किया जाए। दोस्तों देखिए, इसमें तकरीबन 50 से 55 प्रश्न अगर आपके सही रहते हैं तो आप 100% क्वालिफाई कर जाते हैं। इसमें आपको दोस्तों 33% अप्रोक्सीमेट आप देखें तो 27 क्वेश्चन के बराबर आपका अगर इसमें सही होता है तो आप इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत ही जरूरी है दोस्तों इस बात को समझना कि आखिर 55 क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें। प्रीलिम्स के लिए दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट अलॉटेड है, जैसे आपको कहा जाए हिस्ट्री है दोस्तों, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, इकोनॉमी है, साइंस है, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका हो जाता है करंट अफेयर्स, करंट समसामयिकी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि प्रीलिम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिसमें हम कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन हमारे 100% सही हो जाए, जिससे प्रीलिम्स की कोई समस्या ना आए दोस्तों। और ऐसे कौन से तरीके अपनाने होंगे हमें सीसेट में, जिसमें हमारे 27 क्वेश्चन, अगर हम मान के चले 27 क्वेश्चन प्लस हमारे सही हो जाए, जिससे हम क्वालिफाइंग है ना, क्वालिफाइंग है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ आपको 27 क्वेश्चन सही अगर हो जाता है तो आप सभी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये आपको मानक बनाना है कि कैसे इसे प्राप्त करना है दोस्तों, क्योंकि ये प्रथम चरण है, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन का जो दारोमदार है वो तो मेंस पे है दोस्तों। अगर कहा जाए फाइनल सिलेक्शन का जो सारा वो है क्रेडिट है वो तो मेंस को जाता है, लेकिन जब तक आप प्रीलिम्स नहीं पास कर लेते हैं, है ना, प्रीलिम्स नहीं पास हो जाते तब तक मेंस उतना बेटर, मेंस आप दे ही नहीं पाएंगे, बेटर करने की बात ही छोड़िए। और उसके बाद फिर डिपेंड करता है मेंस के बाद आपके इंटरव्यू का, है ना, इंटरव्यू का। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग एक एक खंड को देखते हैं कि दोस्तों देखिए, जैसे हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, ये तकरीबन 20 प्रश्नों को लेके चलता है हमेशा। आप देखें, पॉलिटी है, पॉलिटी दोस्तों तकरीबन 15 प्रश्नों को प्लस लेके चलता है। ज्योग्राफी अगर हम लोग देखें, ज्योग्राफी दोस्तों, ज्योग्राफी अकेले 12 से 15 प्रश्नों को लेके चलता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी अगर हम लोग देखें तो ये भी कम से कम 5 से 10 प्रश्नों को लेके चलता है। तो दोस्तों अगर कहें ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ देखे जाते हैं, तो ये तकरीबन 22 प्लस प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। फिर इकोनॉमी है दोस्तों, 12 से 15 प्रश्नों को लेकर चलता है, 12 से 15 प्रश्नों को लेकर चलता है। इसमें आप देखिए बजट भी है, आपका सर्वे भी है, और स्टैटिकल पोर्शन भी है ना, तो ये आपको पूछा जाता है। साइंस का अगर देखें तो करंट रिलेटेड साइंस जो है ये भी लगभग 15 प्रश्नों को लेकर चलता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो 20 के आसपास में आप देखें, 20 और 15 आपका 35, ठीक है, 35 प्लस 22 अगर आप देखें तो लगभग आप मान के चलिए। उसके बाद 15 प्रश्न इधर देखिए, 15 प्रश्न इधर, तो 15 15 30, 30 30 60, 60 20 80, कुल मिलाकर के औसत अगर देखा जाए तो 75 प्रश्न, जो 75 से 80 प्रश्न जो होते हैं वो इस पोर्शन से आते हैं दोस्तों, इस पूरे पोर्शन से आते हैं। मैंने करंट की बात नहीं की, मेरा कुछ समझाने का अलग
पॉइंट्स है आप सभी को कि आप सभी साल भर जो मेहनत करते हैं, सर्वाधिक मेहनत जो करते हैं वो करंट अफेयर्स पे करते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा आप डरे होते हैं, इतना इसका बृहद क्षेत्र है, इसको लेकर के आपके अंदर बहुत भय होता है कि कहाँ से कब पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, इसको लेकर के आपके अंदर संशय होता है। करंट अफेयर्स माना मैंने बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा अगर आप इसको इंपॉर्टेंट देते हैं तो दोस्तों ये समस्या आपके लिए कठिन हो जाएगी, क्योंकि फिर आप इसको समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जितने सिलेक्शंस हो रहे हैं अगर आप देखें तो उन बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं जो इसके पहले क्वालिफाई हो चुके हैं, जो आईपीएस हैं, जो आईआरएस हैं, ठीक है, या जो बहुत ही कम टाइम दे करके, बहुत ही मिनिमम टाइम दे करके अपना, है ना, अपना बहुत ही मिनिमम टाइम दे करके तैयारी करते हैं और पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जा रहा है उनका, ठीक है, या वो कहीं कहीं सिलेक्टेड रहे हैं, कहीं पीसीएस रहे हैं, एसडीएम रहे हैं, वो फिर अटेम्प्ट देते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। क्या कारण है दोस्तों? ये कारण यही है कि वो उनकी 80% तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है। वो 20% तैयारी जो करंट अफेयर्स की करनी पड़ती है आपको, ठीक है, वो उसको इतना वेटेज नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत कहते हैं ना जान नहीं दे देते हैं। वो उसको इतना पढ़ते हैं जितना नॉर्मली उनका उससे 50% 60% कवर हो जाए। मैं करंट पढ़ने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं कोट कर रहा हूँ, आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों जो पढ़ना है, जो विषय है, उसे तो बढ़िया करिए, उसे तो बढ़िया पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप उसे नहीं पढ़ाई करते हैं, उसकी तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, तो समस्या आपके लिए बनी रहेगी और ये कठिनाई का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पढ़ें समझकर और समझें अपने पाठ्यक्रम को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जिससे आप कर सकें बेहतर तैयारी। दोस्तों तो स्टैटिक पोर्शन को बहुत बढ़िया करें। आपका ये प्रॉपर सब्जेक्ट है, जो आपका प्री और मेंस दोनों में सब्जेक्ट आपको मिलता है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, जिससे आप अच्छे मार्क्स ले आ पाए और अपने प्रीलिम्स को आसान बना पाए। तो इसी क्रम में आप सभी को मैं एक अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं, कुछ अभ्यास, महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं, उनको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उनका जवाब दिया जाता है। दोस्तों तो चलिए आप सभी प्रिपेयर हो जाइए अपने आप में एक नई श्रृंखला के साथ, नए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के सामने उपस्थित हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों कि 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। आप सभी को बताना है इसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए, ये जो टॉपिक मैं आपसे ले रहा हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक होते हैं, बहुत ही चुनिंदा टॉपिक होते हैं, बहुत ही प्रश्न भी बहुत शानदार और चुनिंदा होते हैं, जो बार बार आ चुके हैं या बहुत कंफ्यूज करते हैं। उन प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेकर के आता हूं, तो आप इन्हें देखें, पढ़ें अच्छे तरीके से और इसका उत्तर दें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिखते जा सकते हैं, अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर आप सभी को तत्काल प्राप्त होगा दोस्तों। तो चलिए आप सभी दोस्तों बताइए, एनसीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यू मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। तो प्रश्न है आप सभी के सामने 1935 से। ऑप्शन है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया, वहीं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति। चलिए उत्तर करें आप सभी। इसको रोक दो, चलिए दोस्तों बताइए। इसको 16 पे कर दो या 25 या 22 पे और रोक दो उसको जो राउंड कर रहा है। चलिए आप सभी उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर हो गया आप सभी के, क्या उत्तर होंगे बताइए आप सभी। केवल 1, केवल 2 और 3, 3 और 1, 2, 3 दोस्तों बताइए। देखिए 1935 का अधिनियम जब आया, इसके पीछे की जो कहानी है अगर हम लोग इसको समझें दोस्तों, इसकी कहानी का जो लिंक है वो शुरू होता है आप सभी के साइमन कमीशन से। दोस्तों भारत में साइमन कमीशन आया,
साइमन कमीशन आया था दोस्तों संवैधानिक सुधारों हेतु। आपको पता होगा कि 1909 में कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद, ठीक है, तो 1919 में एक एक्ट आया, इसके 10 वर्ष बाद आपको आना था 29 में। लेकिन साइमन कमीशन दोस्तों 1927 में गठित हुआ और 1928 में भारत में आ जाता है। जो साइमन कमीशन जो है संवैधानिक सुधारों की बात करता है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसका विरोध किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता माने जाते थे, उन पे लाठियां चली, इसका बहुत बुरा परिणाम रहा और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी लाठियों की एक एक चोट अंग्रेजी ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। देखिए, तो एक बात आपको यह समझना है, भारत को एक अखिल, और पूछ कर रहा है कथन सही क्या है दोस्तों, ठीक है, देखना है कि भारत एक अखिल भारतीय संघ बनाए जाने की बात हुई, ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार दिए जाने की बात हुई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति की बात कही गई। दोस्तों आपको पता होगा कि इसके बाद साइमन कमीशन ने कहा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, राउंड टेबल गोल में सम्मेलन आयोजित करते हैं। इस गोल में सम्मेलन के 3 भाग हुए, जहां पे पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों पहले और तीसरे में कांग्रेस का कोई भी पर्सन भाग नहीं लेता, दूसरे में कांग्रेस के लिए नेतृत्व का कार्य गांधी जी करते हैं। यहाँ पहुँचते हैं, वाद विमर्श होता है, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले में अंबेडकर के द्वारा खड़े गए तनाव के कारण गांधी जी से क्विट करके भारत चले आते हैं। तो ऐसा तो नहीं माना जा सकता है कि बात ये कही जाए कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति की घोषणा, इसमें अगर समाप्ति की घोषणा होती तो गांधी जी प्रसन्न हो जाते और कहते कि बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं इस अधिनियम का, इस कानून का, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का दोस्तों। लेकिन वहां जिन्ना और अंबेडकर एक साथ होकर के बहुत अलग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जिससे गांधी जी उस सम्मेलन को छोड़ करके भाग आते हैं या छोड़ करके चले आते हैं। दोस्तों भागना गांधी जी के लिए जोड़ना है शब्द उनके लिए सम्मानित नहीं होगा। गांधी जी ने कभी किसी भी परिस्थिति से भागने का कार्य नहीं किया, खड़े होकर अडिग रूप से लड़ने का, संघर्ष कर उसे जीतने का कार्य किया है। शब्दों की मर्यादा भी व्यक्ति के साथ बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दोस्तों देखिए, तो हम आप कहें कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति हुई तो मानेंगे, ऐसा नहीं हुआ भैया। फिर मैंने आपको एलिमिनेशन समझाया है कि जब तीसरा गलत है और पूंछ सही रहा है तो आप काट दीजिए। देखिए तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक ऑप्शन अगर सेलेक्ट करता हूँ तो इस पूरे क्वेश्चन में एक ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन 1। देखिए दूसरा मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो अपने आप में ही गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए ऑप्शन हो जाएगा 1, तो आप एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। दोस्तों केवल पहला कथन सत्य है। 1935 में भारत सरकार कानून में एक नए अधिनियम, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात की थी। आप सभी पढ़ें, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप सभी। शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना चाहिए, शब्दों पर ध्यान दें। चलिए पढ़ लिया आप सभी ने। नए प्रश्न की ओर चले हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सॉरी, देखिए 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया। क्या कारण था इसका? क्या कारण था कि कांग्रेस जो बहुत ही अथक प्रयासों से 11 प्रांत थे दोस्तों उस समय, और 7 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की, और उन 7 प्रांतों में एक साथ इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो आप बताइए कि त्यागपत्र जो था क्यों दे दिया, क्या कारण था इस त्यागपत्र का? ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी। ऐसा कांग्रेस पार्टी में वामपंथियों का वर्चस्व हो गया, कांग्रेस शासित प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे हो गए, या ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना
उन्हें युद्ध में शामिल कर लिया गया है, भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया गया। दोस्तों बताइए क्या उत्तर होगा। आप सभी एक एक प्रश्नों का जो जवाब देंगे दोस्तों, उससे आपके अध्ययन का मूल्यांकन होता है, आपके अध्ययन का मूल्यांकन होता है दोस्तों उन प्रश्नों के साथ में। तो आप सभी बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। दोस्तों आप सभी पढ़िए, मैं कहूँगा कि आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िए, उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जवाब दीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप सभी उत्तर दीजिए। मैं आपकी स्क्रीन से हट गया हूं, जिससे आप सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए दोस्तों। क्या उत्तर दे रहे हैं? बिल्कुल सही, बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है, बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया। देखिए बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि देखिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला दोस्तों, 1939 से लेकर के 1945 तक चला, और इसमें कांग्रेस की सहमति के बिना भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया गया। अब जब पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की थी, तो आखिर उनसे क्यों नहीं पूछा गया? क्या उस सरकार को मात्र दिखावे के लिए खड़ा किया गया था? उस सरकार का कोई वजूद नहीं था, उस सरकार का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, सरकार का कोई अस्तित्व नहीं था। तो फिर सरकार किस कार्य की, किस काम की, आप बताएं। बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, और उन्हें यह बात पता चला कि भले ही हमने किसी सरकार का गठन जनता के निर्वाचन के माध्यम से किया है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार उन्हीं के हाथों में है, निर्णयन की क्षमता उन्हीं के हाथों में है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ये अंग्रेजों के पास में ही है। इसलिए उन्होंने तुरंत 7 अपने प्रांतों में एक साथ त्यागपत्र दे दिया। और दोस्तों इसी क्रम को मुस्लिम लीग ने और अंबेडकर ने मुक्ति दिवस के रूप में बनाया, इंडिपेंडेंट डे। उन्होंने मुक्ति दिवस कि हम मुक्त हुए कांग्रेस के दबाव और प्रभाव से। तो आपसे पूछा जाता है मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग, और इसका समर्थन अंबेडकर ने भी किया था दोस्तों मुक्ति दिवस का। तो आपको एक एक प्रश्न के बीच में पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। 1937 में जो चुनाव हुआ था, 2 वर्षों तक यह सरकार चली, लगातार विकास की गतिविधियां, विकास के नए मानदंड तय किए जा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस विषम परिस्थिति में, अंग्रेज जब विषम परिस्थिति में आए तो उन्होंने सारे नियम और कानून को तोड़ते हुए अपने मनमाने ढंग से कांग्रेस को या भारतीयों को युद्ध में शामिल माना। पढ़ें आप, उत्तर पढ़िए अच्छे से, उत्तर पढ़िए। देखिए तो यहाँ इसके बाद बहुत कानूनी प्रक्रियाओं में कांग्रेस ने लगातार अब विरोध का स्वर ऊंचा कर दिया, और अब अंग्रेजों के साथ कोई सहमति समझौते की रणनीति नहीं, जो भी होगा लिखित होगा और यह पूर्णतः परिभाषित होगा, अर्थात अब कोई भी बातें मौखिक नहीं होंगी। इस बात को महत्वपूर्ण माना गया और कांग्रेस ने अपनी सरकार से इस्तीफा देकर के एक नए आंदोलन का रुख तैयार करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न देखिए एकदम प्रश्न जो है वो कड़ी से जुड़े हुए हैं, एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से जुड़े हुए हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में अंग्रेजों ने कांग्रेस का समर्थन नहीं लिया और भारतीयों को युद्ध में शामिल माना, तो अंग्रेजों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों ने विरोध शुरू कर दिया तो भारतीय अंग्रेजों के समर्थन में आने लगे, और जो अंग्रेजों को इसका बहुत नुकसान होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को पूर्ण समर्थन नहीं मिला था। इस वजह से तकलीफें अंग्रेजों की बढ़ने लगी, दबाव पड़ा ब्रिटिश शासन का। उसमें भारत में ब्रिटिश शासन के जो मुख्य गवर्नर थे, उनको क्रिप्स को भेजा गया कि भैया जाओ आप उन्हें मनाओ, किसी तरीके से उनको जोड़ो अपने साथ में। तो क्रिप्स जो होते हैं, क्रिप्स मिशन के तौर पे 1942 में वो भारत आते हैं। मैंने वायसराय गवर्नर कहा हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा, ये वहाँ से भेजे गए एक प्रतिनिधि थे। देखिए इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूर्ण स्वतंत्रता को स्थापित करना था। अब आपको ये बात समझना है कि देखिए 1942 में तो क्रिप्स मिशन आया था, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है।
ये बातें तो तथ्यात्मक ज्ञान पे आधारित हैं, लेकिन अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप बताइए कि क्या क्रिप्स मिशन पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर रहा था? पढ़िए, फिर से जवाब दीजिए अच्छे तरीके से। दोस्तों जवाब दीजिए, ऐसे प्रश्नों का एनालिसिस कीजिए जो आपके सही हों। स्क्रीन पे आप सभी को प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। बताइए क्या उत्तर होगा दोस्तों। क्या क्रिप्स मिशन पूर्ण स्वतंत्रता की बात कहता तो अंग्रेजों के समर्थन में क्या कांग्रेस ना आते? फिर क्रिप्स मिशन को क्यों ठुकराया जाता या उसे नकारा जाता, और क्यों इसे डूबती हुई नाव कहा जाता या पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता? इसे गांधी जी के द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है कि झूठा वादा है। दोस्तों तो आप देखिए यहाँ पे डोमिनियन स्टेट की बात क्रिप्स ने कहा था, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। आपको यहाँ पे डोमिनियन स्टेट की बात वो कहता है कि हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करता। देखिए जब दो है तो दो आप इसमें काट दीजिए, इसमें काट दीजिए, ठीक है। दो तो होगा नहीं, तो अपने आप में एक के बारे में आप देख लीजिए कि अगर न तो एक होगा न तो दो होगा, ऐसा ऑप्शन से एक को जाइए। एक मैंने कहा 1942 आपको पता है सही होगा, फिर से एलिमिनेट कर दीजिए तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। कितना रटेंगे आप, रटने की भी एक लिमिटेशन होती है, पढ़ने की भी एक लिमिटेशन होती है। प्रश्न को तार्किक रूप से समझने का कोई लिमिटेशन नहीं होता। तर्क आप रखिए, प्रश्न अपने आप सही हो जाएगा आपका। बहुत आसानी से प्रश्न सही कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रश्न बहुत आसानी से सही हो सकता है। तो देखिए इसका व्याख्या, पढ़िए इसकी व्याख्या देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1942 ईस्वी में कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, और ब्रिटिश एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। अधिराज्य की मांग को स्वीकार किया, डोमिनियन स्टेट कहा जाता है जिसे, अधिराज्य। और दोस्तों अधिराज्य की मांग जो है पहली बार भारतीयों ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत की थी। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत आप समझिए कि इस बात को लेकर के और आपको समझना होगा कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। सोचिए, तो जो मांग 1929 में हो रही है उसे अब यहाँ पे उसी बात को आप वहीं यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अधिराज्य देंगे। क्या मजाक है भाई, अधिराज्य हम क्यों लेंगे इतने संघर्ष के बाद? अभी तक हम इतना विकास कर पाए हैं कि अधिराज्य की मांग करें? यहाँ सीधे सीधे नकार दिया गया कि हमें अधिराज्य नहीं चाहिए। इस वजह से इस क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा। अगला देखिए आप, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 का बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया? किस प्रस्ताव को? प्रश्न बहुत ही शानदार है, आप सभी से पढ़ें। आठ अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मुंबई। बंबई में अगर मैं यहां लिख देता ग्वालियर टैंक, प्रश्न तो सरल है, बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर आ रहा है। दोस्तों आप देखिए ये उत्तर आप सभी डी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छा जवाब आप सभी का। दोस्तों देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये बहुत ही अच्छा उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आप देखिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यहाँ पे ग्वालियर में, दोस्तों देखिए ग्वालियर में ग्वालियर कर रहा हूँ, ग्वालियर टैंक के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ आपका ये भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। बिल्कुल सही है। व्याख्या देखें आप सभी, व्याख्या देखें।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई, जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों, इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक संघर्ष प्रारंभ किया गया। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों। लेकिन दुर्घटना ये हुई कि 8 अगस्त की रात्रि को ही सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, जिसे 0 आवर की घटना कहते हैं, है ना, शून्य काल की घटना कहा जाता है। अर्थात रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 जब बजते हैं तो आप देखते होंगे 0-0 हो जाता है। इसी समय सभी प्रमुख नेताओं को अर्थात 9 अगस्त के सूर्योदय के पहले ही समस्त नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग दूर दूर जेलों में डाल दिया गया, जिससे भारत छोड़ो आंदोलन जो है पूर्णतः नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन इसका जनता ने नेतृत्व किया, जनता ने इसको आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और यहाँ से यह आंदोलन पूरे भारत में आज़ादी का आंदोलन बन गया दोस्तों, और यह अंतिम आंदोलन भी शब्द हुआ। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्ति का था दोस्तों। तामलुक बंगाल में प्रदर्शन के दौरान मातोर्गिनी हजारों को गोली मार दी। वहीं बताइए क्या उत्तर सही होगा दोस्तों, पढ़िए आप सभी। क्या उत्तर होगा दोस्तों? कुछ लोग ए बी सी डी ऐसे तो सभी सही हो जाएगा, लेकिन आप सभी को एक उत्तर देना है। चलिए, बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने उत्तर सही दिया है दोस्तों। दोनों कथन पूर्णतः सही होंगे। देखिए, ये घटना थी स्वतः स्फूर्ति। मैंने अभी पीछे चर्चा किया था कि 0 आवर की घटना में सभी नेतृत्वकर्ताओं को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अलग अलग जेलों में डाल दिया गया, जिसकी वजह से कोई भी नेतृत्वकर्ता यहाँ पे था नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल सही है। तामलुक में जाति सरकार बनाई गई, ठीक है, एक बहुत ही लंबे अरसे तक चलने की जाति सरकार यहाँ बनाई गई और यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान गोलियां चली, बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी दोस्तों, लेकिन यह आंदोलन चलता रहा। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। 9 अगस्त 1949 को सुबह गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह खबर देश में तूफान की तरह से फैली और लोग सेल्फ मोटिवेशन में आ गए दोस्तों। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ा, डाक तार व्यवस्था में रुकावटें पैदा की और देखा जाए तो 1942 ईस्वी के अंत तक 60,000 लोग जेलों में बंद हो गए, सैकड़ों की मृत्यु हुई, लेकिन इस आंदोलन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहा, लगातार चलता रहा। स्वस्फूर्ति था इस आंदोलन में, स्व मोटिवेशन कहा जाता है, सेल्फ मोटिवेशन था दोस्तों, और यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ता रहा। परिणाम दोस्तों, देश की आज़ादी तक यह आंदोलन अपना कार्य करता रहा। अब देखिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकारें बनी? बलिया, झांसी, तामलुक, सतारा। दोस्तों आपको देखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आप देखें न जाने कितनी बार आया है दोस्तों, तो आप सभी इसका जवाब दीजिए। पढ़ें आप सभी। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा दोस्तों। सोचते रहिए, विचार करते रहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आप सभी को ऐसे प्रश्नों को बार बार सही करना है दोस्तों, क्योंकि अभ्यास ही आप सभी को सफलता दिला सकता है दोस्तों। ज्ञान की परिधि तो व्यापक है, इसे कैसे पाया जा सकता है इसका कोई विकल्प नहीं, लेकिन अगर आप सभी दोस्तों लगातार अभ्यास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आप
अवश्य ही सफल होंगे। चलिए, आपने देखा होगा स्क्रीन पे आप सभी के सामने है बलिया, झांसी, तामलुक और सतारा। दोस्तों देखिए, बलिया जो है वो चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में एक समानांतर सरकार का मतलब होता है पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब होता है अपने आप को स्वतंत्र करना है ना, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। जैसे मान के चलिए अगर इस पूरे साम्राज्य में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो यही एक छोटा सा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का बलिया, है ना, बलिया। इसने कहा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानते हैं, अर्थात अब हमारे आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं चलेगा, हम स्वतंत्र हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो देखिए ये सरकार चल रही थी, ठीक है, अब इसी के पैरेलल ये सरकार चलने लगी, इसीलिए इसको पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं, समानांतर सरकार। अर्थात जैसे अंग्रेज पूरे देश पे शासन कर रहे थे, वैसे ही अब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, पहले गाजीपुर था, बलिया जिले में अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी चित्तू पांडे जी ने। तो ये हो गई। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन होगा झांसी, यहाँ पे ऐसा कोई गतिविधि नहीं हुई थी। देखिए दूसरा है तो आप पहला ऑप्शन काट देंगे, देखिए यहाँ पे दूसरा है। फिर अगर आप देखिए दूसरा है तो आप सी ऑप्शन काट देंगे, ठीक है। फिर आप देखिए आप कह रहे हैं कि बलिया पहला सही है, ठीक है, तो इसमें बलिया आपका मतलब केवल एक उत्तर नहीं दिया गया है, तो आप डी काट देंगे, आपका उत्तर अपने आप जो बच्चा सही हो जाएगा 1, 3 और 4। अर्थात आप देखिए तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना हुई, जातीय सरकार की, और सतारा में भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई। तो ये सबसे लंबा चला, देश की आज़ादी के तक ये चलता रहा। सतारा में जो जातीय समानांतर सरकार थी वो लंबे अरसे तक चलती रही। समानांतर सरकार का आप लोगों ने मतलब समझा कि नहीं? समानांतर सरकार का मतलब समझा आपने? बिल्कुल, मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन जो है वो पूरे देश पे था, ठीक है ना, लेकिन ऐसे 3 क्षेत्रों ने, जिसे हम लोग कहते हैं बलिया, ठीक है, फिर ताम्लुक और सतारा, बीटीएस, है ना, बीटीएस ने अपने आप को बीजी से अलग कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलग करके अपनी सरकार बना ली। अपनी सरकार मतलब इन क्षेत्रों में इनके कानून चलने लगे, ब्रिटिश कानून यहाँ समाप्त हो गया। तो इसको बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। पढ़ लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में महिलाओं का एक रेजिमेंट बनाया गया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, अगर आपको याद हो। अच्छा, मैंने लक्ष्मी सहगल बोला है, ये स्वामीनाथन है, सॉरी, है ना, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे रेडी करेंगे। अगर आपको याद हो तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हरिपुरा, और त्रिपुरी कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ वो 1939 में हुआ। इनको दोबारा, इन्होंने कहा कि हम दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो गांधी जी ने इनका सहयोग नहीं किया, समर्थन नहीं दिया, और चुनाव हुआ। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद, शॉर्ट स्टोरी करते हैं थोड़ा सा, चुनाव में जीतने के बाद भी गांधी जी ने इनका विरोध कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर गांधी मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब गांधी, अगर गांधी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस मेरा सपोर्ट क्या करेगी। अर्थात मुझे अपनी रणनीतियां बनाने में, मुझे अपनी प्लानिंग बनाने में, मुझे अपनी नए नए योजनाएं बनाने और उसे क्रियान्वित करने में बहुत कठिनाई होगी। ऐसी स्थिति में 2 फरवरी को इन्होंने रिजाइन करके 2 फरवरी 1939 को
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। देखिए एक जहां जहां है वो सही हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, सही हो जाएगा। आप देखिए बी काट दीजिए और हाँ आपका डी में भी है, तो बी कट गया एक तरीके से। हम लोग दूसरा मिला लेते हैं। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की, भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना की दोस्तों। तो ये एक फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है, रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। तो दो भी देखिए जहां होगा सही हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों सी ऑप्शन अपने आप कट जाएगा, ए ऑप्शन अपने आप कट जाएगा क्योंकि दो भी सही है, तो आपका अपने आप ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आप बेहतर कर लेंगे दोस्तों। एक ऑप्शन जो बहुत कठिन होता है, जटिल होता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कम होती है, उसे एलिमिनेट के माध्यम से सही किया जा सकता है। तो आप देख लीजिए, ये फैक्चुअल नॉलेज है, आपको बार बार बताया जाता है कि बार बार आप पढ़ते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की है, तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों पढ़ लीजिए। देखिए 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वामपंथी समर्थकों के आधार पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। पढ़िए, रीड करिए आप सभी, रीड कर लीजिए, पूरे ऑप्शन को अच्छी तरीके से रीड करिए। पढ़िए दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। आजाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया? लाल किला मुकदमा चलाया गया, बताइए। जनरल मोहन सिंह, जनरल शाहनवाज, जीएस ढिल्लो और जनरल प्रेम सहगल। बताइए किसके द्वारा दोस्तों चलाया गया? पढ़िए दोस्तों, अच्छे से जवाब दीजिए आप सभी। आजाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया? देखिए मोहन सिंह, अगर मोहन सिंह के बारे में हम लोग देखें दोस्तों, मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के नेता थे, लेकिन ये विदेश में दोस्तों इनका जो काफ़ी समय था वो विदेशों में निकला गुजरा दोस्तों। और ये खास तौर से सुभाष चंद्र बोस के साथ हमेशा जुड़े रहे। और भारत में जो आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व किया था उनमें नाम आता है जनरल शाहनवाज खान, जीएस ढिल्लो और प्रेम सिंह सहगल का दोस्तों। तो वैसे मैं कहूँ आज़ाद हिंद फौज से तो मोहन सिंह जुड़े हुए थे, ठीक है ना, संस्थापकों सदस्यों में, फाउंडर मेंबर में थे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत में इन पे मुकदमा किन किन लोगों पर चलाया गया दोस्तों। और इनसे देखिए, इनके सबसे बड़ी बात ये रही कि इनके पक्ष में कैलाश नाथ काटजू, तेज प्रताप सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, तीन ऐसे बड़े अधिवक्ता थे जो इनके पक्ष में आकर के वकालत कर रहे थे। वकालत मतलब इनके वकील, क्रांतिकारियों के वकील हुए दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपका ऑप्शन होगा दोस्तों डी। 2, 3 और 4 सही होगा, 1 नहीं होगा। आप ऑप्शन देखिए इसमें। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज खान, जीएस ढिल्लो, जनरल कुमार प्रेम सहगल,
पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाने का फैसला किया। दोस्तों इसे लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। देखिए इनकी ओर से कैलाशनाथ, मैंने आपसे बताया, काटजू साहब थे, तेज प्रताप टीवी सप्रू साहब थे, और जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की। बाद में इन क्रांतिकारियों को छुड़ा लिया इन्होंने, और ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, बहुत बड़ी जीत मानी जाती है इन वकालत करने वाले प्रमुख नेताओं की। रीड कर लीजिए आप सभी। चलिए अध्ययन कर लीजिए आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक आंतरिक सरकार का गठन किया गया। बताइए दोस्तों क्या सही होगा? अंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया इसके माध्यम से। पढ़िए दोस्तों आप सभी, बहुत अच्छी तरीके से रीड करिए, पढ़ें आप सभी। चलिए आप सभी जवाब दें दोस्तों, उत्तर दें आप सभी। कितना क्या उत्तर होगा आप सभी का? देखिए दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन जब भारत आई, इसमें 3 थे, स्टेफन क्रिप्स, पैथी क्लैरेंस और अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर थे दोस्तों। तो इसमें आप देखें इसका क्या सही होगा। इसे भारतीयों को सौंपने के लिए, दोस्तों भारतीयों को सत्ता सौंपने के बारे में, कैसे सत्ता दिया जाए, क्योंकि यह घोषणा इटली घोषणा के अंतर्गत हो चुकी थी कि भारतीयों को स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह बातचीत के लिए आए थे। दूसरा ये बात बिल्कुल सही है, एक सही हो जाएगा आपका। तो आप देखिए बी ऑप्शन कट गया। अब आपको बी ऑप्शन के बारे में नहीं प्लान करना है दोस्तों। बी ऑप्शन के बाद सोचिए आप क्या होगा इसमें। इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। भारत में 2 स्तरों वाली, केंद्रीय और प्रांतीय, 2 स्तरों की, केंद्रीय और प्रांतीय, बिल्कुल सही है। इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। उप प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने दोस्तों, और वायसराय मुख्य संरक्षक की भूमिका में रहा। तो दोस्तों अगर आप गहनता से इन शब्दों को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में इन शब्दों को हूबहू लाइन वाइज लिखा गया है दोस्तों। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से जज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। बिल्कुल सही, तीनों विकल्प आपके सही होते हैं, तीनों विकल्प आपके सही हैं दोस्तों। आप रीड करने के बाद देखें, उत्तर देखें आप सभी, तीनों विकल्प आपके पूर्णतः सही हैं और आप इसे व्याख्या में पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा ताकि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जा सके। कैबिनेट मिशन ने 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव रखा, जिससे आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सके। इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बनी। ब्रिटिश शासन की निरंतरता, सत्ता के हस्तांतरण, देश के विभाजन या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान।
देखिए, माउंटबेटन योजना जैसा कि आप जानते हैं कि यह 3 जून 1947 को 1947 को भारत में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। इनका आगमन तो मार्च 1900, ये देखिए भारत में मार्च, है ना, मार्च 1947 में आते हैं, लेकिन 3 जून को ये एक प्रस्ताव देते हैं 1947 को। उस प्रस्ताव पे जो चर्चा होती है दोस्तों वह 15, 16 और 18 जुलाई को दोस्तों, जुलाई को इनमें मतदान, इन पे वोटिंग हो जाती है और कहा जाता है इस प्रस्ताव को लोकसभा, जो आपका हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित होता है। 18 जुलाई को ब्रिटिश रानी के द्वारा इस पर सिग्नेचर कर दिया जाता है, इनके प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। और ये प्रस्ताव था भारत के विभाजन के, और भारत और पाकिस्तान जैसे दो लोकतंत्र की स्वतंत्रता की दोस्तों। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, जैसे सत्ता का हस्तांतरण भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों खास तौर से देखा जाए लॉर्ड माउंटबेटन, जिसे डर की प्लान भी कहा जाता है, तो इसके माध्यम से भारत का विभाजन सुनिश्चित हो जाता है। भारत जो है वो 2 राज्यों में बढ़ जाता है, 2 लोकतंत्र में बढ़ जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान, पाक, और दोस्तों 15 अगस्त को भारत, इंडिया, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये माउंटबेटन योजना की ही सबसे महत्वपूर्ण बात रही। अब देखें, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो मार्च 1947 में आए और वायसराय की भूमिका में रहे, भारत 2 राज्यों में बट गया इनके समय में। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तो आप दोस्तों इसे पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान का पृथक राज्य बना दिया गया। रीड कर लीजिए दोस्तों, आप सभी उत्तर रीड कर लीजिए। चलिए रीड कर लीजिए आप सभी। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप सभी देखिए कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आखिरी प्रश्न दोस्तों आज का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, क्या कारण था? क्या वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी? देखिए दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात हम मानते हैं सही है, हुआ यही था, लेकिन क्या स्वीकृति थी? क्या भारतीय इस भारत के बंटवारे को स्वीकार करते थे? क्या जनमानस इस बंटवारे से खुश था? क्या वाकई में भारत 2 राज्यों में, 2 भागों में विभाजित होना चाहता था? ये प्रश्न दोस्तों उस समय अगर आपसे पूछा जाता तो जो आपका उत्तर होता दोस्तों वही उत्तर यहाँ भी होता। देखिए, तनाव, दबाव को स्वीकार करना नहीं कहते हैं। तनाव बढ़ता जा रहा था, सांप्रदायिक दंगे चरम पर थे। गांधी जी उस समय बंगाल में नोआखली नामक प्लेस पे खड़े होकर के हिंदू मुस्लिम में भाईचारे की भावना का विकास करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ देख रहे थे ट्रेन की पटरियों पे, ट्रेन के डिब्बों में या कहीं पे भी हिंदू मुसलमान के राइट्स इतने बढ़ते जा रहे थे कि हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को काटने के लिए एक दूसरे पर तुले हुए थे दोस्तों। पूरा देश अशांत हो चुका था, देश आज़ादी के द्वार पर खड़ा हुआ था, और ऐसी स्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने मिलकर के जिस तरीके से सांप्रदायिकता की आग को जलाए रखा, और उस आग में न जाने कितने निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई, इस मृत्यु को देख करके गांधी जी द्रवित हो उठे। गांधी जी का दिल पसीज गया जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से इस बात के बारे में सूचना देने के लिए पहुंचते हैं कि माउंटबेटन इस बात पे निर्णय ले रहे हैं कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो गांधी जी ने असहमति
मन के साथ भी इस बात की सहमति दे दी कि इस दंगे को रोको, जो हो सके वो करो, लेकिन इस रक्तपात को रोको, इस रक्त की वर्षा के को बंद करो। अर्थात अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए। इससे भला तो उस ब्रिटिश सरकार में था, अभी देश की आज़ादी लेकर के हम इस रक्त की बूंदों के, रक्त की नींव पे खड़े होकर के हम आज़ादी नहीं चाहते हैं। त्वरित प्रभाव से इस नरसंहार को रोकने का कार्य किया जाए। वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के द्वारा इस पूरी बात को गांधी जी की सहमति मान ली गई और तत्काल प्रभाव से माउंटबेटन ने इसे कैबिनेट में पास करा करके भारत और पाकिस्तान जैसे दो नए लोकतंत्र का निर्माण कर दिया दोस्तों। और यहाँ से समस्या का समाधान तत्कालिक रूप में तो देखा गया, लेकिन आज भी उस समस्या के रूप में ही बनी है। हमारे लिए हमारा पड़ोसी, हमारा अपना ही मुल्क, जो कभी हमारा अपना ही भाग हुआ करता था, अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा शत्रु के रूप में दिखाई देने लगा है दोस्तों। लगातार प्रयास हो रहे हैं समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा सी दोस्तों। कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। स्वीकार इसलिए नहीं किया कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, अपितु इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एक विकल्प था दोस्तों। देखिए इसके बाद जो दोस्तों पाकिस्तान बना, आज भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड है वो कश्मीर है। देखिए ये पी से पंजाब का वर्ड हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र हो गया। ए से आपका अफगान का वर्ड हो गया। और आप देखिए स्थान से आपका आई से सिंधु का क्षेत्र हो गया, इंडस का क्षेत्र हो गया दोस्तों। और स्थान से दोस्तों बलूचिस्तान का क्षेत्र हो गया, बलूच का क्षेत्र हो गया दोस्तों। तो हम कहें कि कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन दोस्तों कश्मीर जो है वह पाकिस्तान के अस्तित्व से, उसके नामकरण से जुड़ा एक शब्द है, एक राज्य है, एक क्षेत्रफल है। तो इन समस्या का समाधान कैसे होगा? एक चमत्कार ही माना जाएगा जब पाकिस्तान और भारत इस पे सहमति हो जाए कि कश्मीर किसका होगा। कश्मीर भारत का है, भारत का ही होगा। हम इसे अपना बनाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हमारा है, ये हमारा हक है, हमारी अपनी भूमि है, हमारा अपना गौरव है और यह भारत का ही होगा। ऐसा हमारे देश के लोगों का, हमारे संविधान का मानना है और हम इस बात की स्वीकृति करते हैं। हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कश्मीर हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कश्मीर विवाद का विषय बना रहता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यह जो एक बीच का भाग है, हमारा सिरमौर, हमारा स्वर्ग कश्मीर, ये हमारा है। आप गलत तरीके से पाकिस्तान आज भी यहाँ पे बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, इसे अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसे सफल होने नहीं दिया जा रहा है। और बहुत हद तक दोस्तों अब कश्मीर शांत मुल्क बन रहा है, क्योंकि आप देखिए शांत राज्य के रूप में बन रहा है, क्योंकि 370 के हटाए जाने के बाद वहाँ अनवरत विकास की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है दोस्तों और लगातार कश्मीर का विकास हो रहा है। आने वाले समय में जहां शिक्षा तकनीकी और सांप्रदायिकता से उठकर शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो युवा होंगे वो नए कश्मीर का निर्माण करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रश्न की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए यहाँ यूपीएससी के लिए रमानी क्लासेस के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में बहुत ही शानदार एक बुकलेट बनाई गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का दोस्तों, जहां पे आप देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी को दिए गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ये बाइलिंगुअल बुकलेट है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। आप सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। हर महीने मैगजीन्स आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की यहाँ पे अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, जहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से दोस्तों सारे टॉपिक को सॉल्व कराया जाता है, सारे टॉपिक के बारे में आप सभी को दिया जाता है। नियमित मंथली मैगजीन है आप सभी के लिए, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए रमानी वीके रमानी सर जो सक्सेस गुरु के
नाम से जाने जाते हैं। इनके साथ आप देखें बहुत ही शानदार सफलता के साथ आपके प्रकाश जी और अनुराज की सफलता यूपीएससी में देखी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त मयंक द्विवेदी अगली वीडियो के लिए फिर से आप सभी के लिए आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।